हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। नमस्कार, मैं अभिनय आप सबका अभिनय मैथ्स ऐप पे स्वागत करता हूँ। और मैं ये पूछ रहा हूँ कि जैसे मेरी हालत क्लास ले ले के हो रही है एकदम पागलों वाली, आपकी नहीं हो रही? कैसे पढ़ लेते हो यार इतना? एक एक दिन में 6-6 7-7 घंटे। कभी गालियां नहीं निकलती एसएससी के लिए कि क्या जरूरत थी ये तुम्हें मेंस में जीएस और ये रीजनिंग डालने की? हम पहले ही कम परेशान थे क्या? और ऊपर से तुमने एमटीएस में कह दिया कि हम इसे भी क्वालिफाइंग रखेंगे। एक गणित और रीजनिंग ही तो थी, कम वक्त आती थी। आप खुद बताओ, बाकी जीएस और इंग्लिश का तो भरोसा ही नहीं है ना कि सही हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। मैथ्स में ही कॉन्फिडेंट रहते थे। आप सोचो आगे आने वाले टाइम में अगर ये मैथ्स और इसको भी क्वालिफाइंग कर दें तब क्या स्थितियां पैदा होंगी। तब कोई ये कह ही नहीं पाएगा कि गारंटेड मैं सिलेक्शन ले सकता हूँ, क्योंकि किसी को नहीं पता कि वो जीएस में जो पढ़ के जा रहा है वो पेपर में फंसेगा या नहीं फंसेगा। किसी को भी नहीं पता भाई। तो क्या कर रही है ये संस्थाएं, क्या नहीं कर रही हैं, हमें और आप दोनों को ही पागल करके छोड़ेंगे ये तो भगवान जाने। बट अभी हम आज की क्लास में कोशिश करेंगे कि परसेंटेज का दी एंड करें, जितनी भी चीजें छोटी मोटी परसेंटेज में बची हैं। जब तक लोग आ रहे हैं तब तक एक छोटे से सवाल से स्टार्टिंग करते हैं कि अंकिता का भार उसकी दीदी के भार से 20% कम है। दीदी का भार उनके पति से 26 किलोग्राम कम है, जिनका भार 81 किलोग्राम है। यदि अंकिता का भाई अंकिता से 8 किलोग्राम भारी है तो अंकिता के भाई का भार कितना है, ये बताना है। ठीक है, अंकिता का भार उसकी दीदी के भार से 20% कम है। दीदी या दादी? ये दादी होगी यार। दीदी क्या मतलब है यहाँ? दीदी और दादी ये बड़ा लफड़ा है, दादी है केवल। ये दादी है। अरे मुरी कैसी दादी है ये? अंकिता का भार, ठीक है, अंकिता का भार उसकी दादी के भार से 20% कम है। अंकिता वेट इज 20% लेस देन दैट ऑफ हर ग्रैंड मदर। ठीक है, द ग्रैंड मदर वेट्स 26 kg less than grandmother's husband whose weight is 81 kg. If Ankita's brother is 8 kg heavier than Ankita, then what is the weight of Ankita's brother? ये बताना है आपको, ये बताना है भाई। तो कोई बता पाएगा? देखिए, दादी का भार उनके पति से 26 किलोग्राम है, जिनका भार 81 किलोग्राम है। तो दादी के पति, दादीज पति कितने के हैं? 81 kg के। दादीज पति कितने के हैं? 81 kg के हैं। अब दादी का भार उनसे 26 किलोग्राम कम है, तो दादी कितना है? 26 किलोग्राम कम है दादी का। तो मैंने क्या किया, -26 कर दिया। -26 का मतलब 11 में से 6 गए 5, 11 में से 6 गए 5, इसके बाद 7 बचा, 7 में से 2 गए 5, 55 kg आ गया दादी का भार। दादी का 55 kg आ गया। ठीक है, अब अंकिता का भार दादी के भार से 20% कम है। अगर इसका 20% निकालूंगा मैं तो 20% का मतलब होता है 1/5। 1/5 का मतलब कितना है? 11 kg। 11 kg, तो अंकिता का वजन कितना आ गया? आप कहेंगे कि अंकिता का वजन आ गया 11 कम यानी 44 kg। अब जो अंकिता का भाई है वो 8 किलोग्राम भारी है अंकिता से, तो फिर इसका ब्रदर कितना होगा? ब्रदर 8 kg भारी है प्लस 8 kg, तो 44 और 8 कितना होगा? 52 kg। ये उत्तर है 52 kg। सी इज द करेक्ट आंसर। सी इज द करेक्ट आंसर। सी इज द करेक्ट आंसर। तो क्या मुश्किल हुई इस सवाल में? ये सवाल 2022 में ही पूछा गया था। ये सवाल मैंने बस इसलिए लिया है क्योंकि आप देख रहे हैं कि बिना मतलब की चीजें इस सवाल में पूछी हैं। उसकी दादी का इसकी दीदी के साथ क्या रिश्ता है, नहीं है, क्या है, कुछ भी खास नहीं था। मैं कुछ छोटे छोटे से सवाल पूछ रहा हूँ, जैसे सवाल पेपर में आए भी हैं। फटाफट से ये वाला टाइप कंप्लीट करते हैं। आप देख रहे हैं कि एक ऐसा सवाल है जहाँ पे लिखा हुआ है कि एक विद्यार्थी को एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंकों की जरूरत थी। वह 24% अंक लेकर आया और 28 अंकों से फेल हो गया। तो बताइए पास होने के लिए कितने अंकों की जरूरत थी? 20 सेकंड मिलेंगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट आप जान चुके हैं। आपको खुद से भी सवाल करने चाहिए, मेरे को ऐसा लगता है। खुद से भी आपको सवाल करने चाहिए।
एक विद्यार्थी को एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक की जरूरत थी और वह 24% अंक लेके आया तथा 28 अंक से अनुत्तीर्ण हो गया, तो उत्तीर्ण अंक कितने थे ये बताना है। देखिए बहुत छोटी सी चीज है। ये है हमारे साथ ऋतिक सैनी जी। पोल करा भाई, नोटिफिकेशन का पोल करके देखना एक बार कि कितने लोगों को नोटिफिकेशन मिला है और नहीं, कितना को पोल करो एक बार नोटिफिकेशन का। आज क्लास नहीं हो पाई थी क्योंकि मैं जीएसटी डिपार्टमेंट में बैठा हुआ था, वहां से फ्री में 8 बजे हुआ और फिर यहाँ आते ही तुरंत क्लास लेने लग गया भाई। लेकिन ये है कि वो मामला, एक टेंशन आज खत्म हुई कि एक मामला निपट गया आज। दो ऑप्शन डालना, पहले नो, हाँ यस, ठीक है, सही है सही है। ये चलाओ पोल जरा, मैं भी देखता हूँ ना कितने लोगों को आया नोटिफिकेशन नहीं आया। सच सच बताना भाई के लिए, और इसकी फोटो भी खींच लेना क्योंकि इतने लोग झूठ नहीं बोलेंगे, मुझे ऐसा लगता है। यहाँ हर किसी को दरारों में झांकने की आदत होती है, दरवाजा खोल दो तो कोई पूछने भी नहीं आएगा। भाई ये कैसे कैसे गंदे शायरियां कर रहा है कि झांकने की आदत होती है, दरवाजा खोल दो तो कोई देखने नहीं आएगा। अरे मैया, छी छी छी, कितना गंदा आदमी है। अरे मैया देखो, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक की जरूरत थी, 24% अंक लेकर आया। अगर किसी को 36% अंक की जरूरत थी और वो 24% अंक लेकर आए, इसका मतलब कि वो 12% अंक से फेल हो जाएगा कि नहीं, बताओ? फेल हो जाएगा। सवाल में दिया हुआ है कि उस 12% की वैल्यू 28 अंक थी, 28 मार्क्स थे, ठीक है। 12% की वैल्यू 28 मार्क्स। अब एक विद्यार्थी को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक की जरूरत है, यानी पासिंग मार्क्स तो ये है ना, पासिंग मार्क्स तो यही है। तो 36% की वैल्यू क्या होगी? अगर 12% की 28 है तो 36% क्या होगा? 28 दिया 84 मार्क्स, यही उत्तर है। 84 मार्क्स इज द सही आंसर। इसकी फोटो खींच लो भाई, जो बच्चों ने कहा है नोटिफिकेशन, और भेज दो ग्रुप में, ऐप में भेज दो। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखेंगे। एक छात्रा ने 30% अंक प्राप्त किए और 25 अंकों से फेल हो गई। एक छात्रा ने 30% अंक प्राप्त किए और 25 अंकों से फेल हो गई, और दूसरे छात्र ने 42% अंक प्राप्त किए और पास होने से 35 अंक ज्यादा लाई, तो पास होने के लिए कितने अंक की जरूरत थी ये बताना है। बताओ भाई। गुरुजी व्हाट्सएप भी खोलो, मैंने कुछ भेजा है, देखकर तारीफ कर दो। ओके शुभम पंडित, देखिए आपने 30% अंक प्राप्त किए और 25 अंकों से आप फेल हो गए। इसका मतलब क्या है कि 30% अंक, मान लेते हैं कि पासिंग मार्क्स पी है, उस पी से 25 कम है। मैंने पी को 25 मार्क्स और पासिंग मार्क्स मान लिया। पी जो है वो मेरा पासिंग मार्क्स है, ठीक है। पी क्या है? पासिंग मार्क्स है। तो मैंने यही कहा कि 30% है तो पी माइनस 25 है, पी माइनस 25, ठीक है। अब दूसरे छात्रा ने 42% अंक प्राप्त किए और उत्तीर्ण होने से 35 अंक ज्यादा लेकर आया। 42% अंक प्राप्त किए और 35 अंक ज्यादा लेकर आया, यानी P प्लस 35, मानते हैं कि नहीं? 30% P माइनस 25, 42% P प्लस 35, ठीक है। मैंने कहा अगर हम इसमें से इसको घटा दें तो 42 में से 30 गए 12%, 12% की वैल्यू 35 में से 25 गए 60, 12% की वैल्यू 60 है। और अगर 12% की वैल्यू 60 है तो 1% की कितनी है? 5। हमें निकालना क्या है भाई सवाल में? हमें निकालना है जी पास होने के लिए अंक, यानी मैं ये कह सकता हूँ इस 30% की वैल्यू क्या होगी, तो आप कहेंगे कि 150 हो जाएगी, क्योंकि 1% 5 के बराबर है तो 30% 150 के बराबर होगा। तो यहाँ से दोस्त P कितना आ जाएगा? 25 उधर जाके जुड़ेगा 175, यही पासिंग मार्क्स है, यही आंसर है।
यही पासिंग मार्क्स है, यही आंसर है। किसी को डाउट है तो बता दो। सर हमने बहुत सारी वोकैब रट ली है, अब क्या करें? अब कुछ मत करो, अब कुछ मत करो भाई, अब बैठे रहो, बस शांति से बैठे रहो। दीपक चौधरी तक हमारे साथ हैं, बताइए। दीपक चौधरी, दीपक का मतलब आप सबको पता है, जब तक नौकरी नहीं तब तक छोकरी नहीं। शुभम पंडित, अरे झूठ बोल रहे हो, अभी कोई लड़की हंस के बात कर देगी तुरंत उसे जीवन में लाने की कोशिश करते रहोगे। शुभम, मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूँ, ये सब कहने की बात है कि जब तक नौकरी नहीं तब तक छोकरी नहीं। मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानता हूँ बेटा, बहुत अच्छे से। मुझसे मत करो फालतू बात। देखो 30% का मतलब क्या है? P-25। 42% का मतलब P+35। 42 में से 30 घटे तो 12%। 12% की वैल्यू 35 में से 25 गए 60। 1% की वैल्यू कितनी है? 5। 30% की कितनी होगी? 150। मैंने कहा 150 वो नंबर है जो P-25 के बराबर थे, तो P 175 के बराबर आ गया। सबका सही है। प्रिंस दुबे भी हमारे साथ है। विक्रम कह रहे हैं सर मेरा ब्रेकअप हो गया। अरे ये और अच्छी बात है, आपका ब्रेकअप हुआ है, ये कोई छोटी न्यूज नहीं है, ये और बड़ी बात है। मैं कहूंगा ये और बड़ी बात है, बिगेस्ट थिंग है कि आपका हुआ है। गीता ने 30% अंक प्राप्त किए और 50 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गई। ये CHSL में ऐसे सवाल आए हैं, दिखाने के लिए मैंने लिखा है। थोड़ा सा जल्दी बता दीजिए उत्तर। सर कल मेरा एडवांस मैथ्स पहली बार पढ़ा पर आपने मजा काट दिया। थैंक यू भाई शुभम। ज्योमेट्री की हर क्लास में मजा ही कटेगा, आपको मजा ही आएगा, मैं आपको बता रहा हूँ। बहुत नॉर्मल नॉर्मल तरीके से और बहुत ही सुकून से सब कुछ खत्म करूंगा दोस्त। डोंट वरी, परेशान होने वाली बात ही नहीं है जब मैं हूं तो। चलो भाई। ए, गीता ने 30% अंक प्राप्त किए और 50 अंकों से फेल हो गई। 30% अंक प्राप्त किए और 50 अंकों से फेल हो गई, यानी मैं ये कह सकता हूं कि P-50। P-50 30% अंक प्राप्त किए, P-50 के बराबर है। जबकि 45% अंक प्राप्त किए, 45% अंक प्राप्त किए तो संदीप को परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए आवश्यक न्यूनतम से 25 अंक ज्यादा मिले, यानी P+25 हो गया। P+25, ठीक है। अब 64% अंक प्राप्त करने वाले विमल को कितने अंक मिलेंगे ये बताना है। तो पहले मैं ये कह रहा हूं इसमें से घटा दूं तो 15% किसके बराबर आ गया दोस्त? 15% किसके बराबर आ गया? 75 के। 1% 5 के बराबर आ गया, 5 के। अब इन्होंने कहा है 64% वाले विमल को बताना है कितने अंक मिलेंगे। तो अगर 1% 5 के बराबर है तो 64% 320 के बराबर होगा। क्या किसी को डाउट है इस सवाल में? मैं पूछना चाहता हूँ, क्या किसी भी भाई को डाउट है इस सवाल में जिससे नहीं हुआ ये सवाल? आज मेरे हॉस्टल में प्रोग्राम है और मैं इनवाइट हूँ। आहा, कितनी बड़ी बात है ना। तुम ये लिखते कि आज गर्ल्स हॉस्टल में प्रोग्राम है और तुम इनवाइट हो, तब मैं मानता कि चलो बड़ी बड़ी बात हो गई भाई, ठीक है। तब मैं मानता कि बड़ी बात हो गई भाई, कि गर्ल्स हॉस्टल में प्रोग्राम है और तुम इनवाइटेड हो। सर मेरे को टेलीग्राम पर आपने अभिनय मैथ्स पर ब्लॉक कर दिया, अनब्लॉक करो। रामनिवास मैंने नहीं किया होगा, मैं यही करने नहीं बैठा भाई, मुझे खुद नहीं पता कौन करता। तुमने कुछ किया होगा तो जो चला रहा होगा उसने कर दिया होगा, अब वो कर देगा अनब्लॉक भी, नहीं तो नया अकाउंट बना लो। क्योंकि मैं यही सब थोड़ी देख रहा हूँ बेटा। एक सवाल ये और कर लो, ये मुझे थोड़ा ठीक लग रहा है, इसका स्तर भी ठीक लग रहा है मुझे। ये है कि किसी परीक्षा में विद्यालय X से निश्चित संख्या में छात्र उपस्थित हुए और 20% छात्र अनुत्तीर्ण हो गए। उसी परीक्षा में विद्यालय X की तुलना में विद्यालय Y से 130% अधिक छात्र उपस्थित हुए। यदि दोनों विद्यालयों से उपस्थित हुए कुल छात्रों में से 90% छात्र उत्तीर्ण हुए तो विद्यालय के अनुत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत ज्ञात करें, क्या होगा? यार अभी हमारे पास बहुत वक्त है, मैं तो सोच रहा था अगर हम एक महीने में 2 टॉपिक भी निपटा रहे हैं बड़े बड़े
और छोटे छोटे 5 भी निपटा रहे हैं, एक एक दिन के भी टॉपिक हैं कुछ तो हम बहुत आराम से मतलब मई जून तक सिलेबस खत्म कर लेंगे, बहुत आराम से। क्योंकि अब हम प्री एडवांस मैथ्स भी अलग से चला रहे हैं, 3 दिन वो चला रहे हैं, 3 दिन ये चला रहे हैं। तो मुझे लगता नहीं, जैसे मुझे बीच में टेंशन हो रही थी कि सिलेबस कैसे होगा, बट अब तो मुझे लग रहा है बहुत आसानी से कर लेंगे। हाँ, प्री तो बहुत आराम से। टेंशन मेंस के बैच की है। प्री के बैच में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बच्चे आराम आराम से पढ़ते रहे, बाकी सब्जेक्ट्स पे भी फोकस करो। देखो, एक परीक्षा में विद्यालय X से निश्चित संख्या में छात्र उपस्थित हुए और 20% छात्र उत्तीर्ण हो गए। मान लेते हैं कि विद्यालय X में 100 बच्चे थे, ठीक है भाई, 100x बच्चे थे। अब X की तुलना में Y से 130% अधिक छात्र अधिक उपस्थित हुए, यानी Y की अगर मैं बात करूं 130% मोर स्टूडेंट देन दैट, 130% यानी 130x। तो ये कह सकते हैं 230x ज्यादा हुए, 230x ज्यादा हुए, कह सकते हैं 100x और 230x। किसी को यहां तक डाउट है तो बताओ भाई। 230x, ठीक है, ठीक है, 230x। अब मैं ये कह रहा हूं कि अगर ये 100x है और ये 230x है, बड़े ध्यान से समझना, x 130%, y 100x और 230x, ठीक है। तो अब 20% छात्र तो यहाँ फेल हो गए, यानी 20x फेल हो गए, ये फेल है भाई। दोनों विद्यालयों में उपस्थित कुल छात्रों में से 90% छात्र अनुत्तीर्ण हुए। दोनों से, दोनों में क्या है, 90% उत्तीर्ण हुए। वाह वाह वाह, यानी यहाँ पे टोटल 330x है, और मैं 330x का अगर 10% निकालूं तो मैं ये कह सकता हूं कि 33x फेल है, क्योंकि 90% तो पास है, 90% पास है भाई। तो इसका मतलब फेल 10% है 33x, और यहाँ 20x है, तो बच गए 13x। इसका मतलब 13x यहाँ पे फेल है। पूछा गया है सवाल में, तो विद्यालय के y का परसेंटेज पूछा है, तो विद्यालय y के अनुत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत एक लाइन में निकल आएगा 13/230 गुणा 100। कुछ बच्चे इसमें एलिगेशन लगाएं या ना भी लगाएं, लेकिन मेरे हिसाब से बहुत आसानी से हमने कर दिया। 130 है, 23 पंजे 115, 15 बचेगा, 23 छिक्के 138, 5.6%। क्या मुश्किल हुई इस सवाल को करने में? क्या इस सवाल को करने में मुश्किल हुई? बताओ आप मुझे। क्योंकि मैं एलिगेशन इसलिए नहीं लगा रहा हूं क्योंकि अभी परसेंटेज पढ़ रहे हैं, तो परसेंटेज से करें तो ज्यादा बेहतर है। गुरुजी, आपने पानी के गिलास में क्या मिला रखा है? बेटा आप अपनी नजर ठीक करो, नजर ठीक करो अपनी, समझे? सर मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं, आई लव यू फ्रॉम वाराणसी। थैंक यू करण, थैंक यू वेरी मच। देखिए फिर से बता रहा हूं, मैंने मान लिया कि एक्स कॉलेज में 100x बच्चे थे। आप 100x मानो भी या मत भी मानो, तो भी यहाँ पे x की जरूरत उतनी है नहीं। आप ये मान लो कि x में विद्यार्थी 100, तो y में कितने हैं, 130% ज्यादा है 100 का, 130% 130 यानी 230 हो जाएंगे। x प्लस वाई में कितना होगा, 330। मैंने कहा कि इसका जो फेल बच्चा है वो 20% है, तो इसका 20% कितना होगा, 20। इसका जो फेल है वो केवल 10% है, कितना होगा, 33। इसका ये फेल 33 है और ये 20 है, तो मैंने कहा ये 10% 33, तो इसका मतलब इसका फेल बच्चा 13 है। तो 13/230 गुणा 100, 0 से 0 कट गया, कितना आ गया उत्तर, 5.6%। यही उत्तर है, 5.6%, यही उत्तर है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपको भी ठीक समझ में आ रहा है। प्लीज अदर मेथड, इससे ज्यादा और किसी अदर मेथड की जरूरत है नहीं बेटा यहाँ पे।
देखो भाई, वेन डायग्राम और जो मैं अभी समझाने जा रहा हूँ वो बड़े कमाल की बात है। जैसे आप देखते होंगे कि एक गांव में मान लेते हैं 100 लोग हैं, एक गांव में 100 लोग हैं। अब इसमें जो 100 लोग हैं, 10 ऐसे लोग होंगे, या मान लेते हैं कि 40 ऐसे लोग हैं जो दूध पीते हैं मेरी तरह, ठीक है। 40 ऐसे लोग हैं जो दूध पीते हैं। अब 70 ऐसे लोग हैं जो शराब पीते हैं, शुभम पंडित की तरह, ठीक है, शराब पीते हैं। अच्छा, कमाल की बात यह है कि इसमें 20 लोग ऐसे भी हैं जो कुछ नहीं पीते। अब कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो कुछ नहीं पीते, 20 लोग ऐसे हैं जो नो पीते हैं, यानी कुछ नहीं पीते, नथिंग पीते। हो सकता है ऐसा है नहीं। तो अब आप तो परेशान हो जाएंगे, हैरान हो जाएंगे। आप क्या कहेंगे कि 70 और 40, 110 तो यही हो गया था, 20 वो हो गए, ये तो 130 हो गया, दिक्कत हो गई तब तो मैं बताऊंगा, सुनो। इन दोनों में कुछ लोग कॉमन होंगे, जो शराब भी पीते होंगे रात को और सुबह जग के दूध भी पीते होंगे। समझ रहे हो कि नहीं? कुछ लोग ऐसे होंगे जो कॉमन होंगे। अगर मैं ये ऑफलाइन क्लास होती तो आपका फेवरेट स्टूडेंट होता। जी बिल्कुल। अरे यार, ये ऑनलाइन क्लासेस में तो मेरी भी आंखें जा रही हैं, आपकी भी जा रही हैं, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, सिलेक्शन तो लेना ही है। ऑफलाइन क्लासेस भी खोलेंगे, एक वक्त आएगा कि ऑफलाइन भी खोलेंगे, बट अभी कुछ ऐसे इक्विपमेंट्स भी आएंगे कि ऑनलाइन क्लास से आंखों पे असर ना पड़े, जो अभी तक नहीं आ रहे हैं। देखना तो होगा, कुछ ना कुछ चीजें तो बनानी होंगी, निकालनी होंगी। ठीक है गुरुजी, आपकी स्मार्टनेस का राज क्या है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है यार, बस चल रहा है किसी तरीके से। तो मैंने ये देखा कि अगर मैं एक चित्र बनाता हूं कि ये पूरे गांव का मैंने चित्र बना दिया, ये विलेज है मेरा, विलेज। और इस विलेज में मैं अब ये गोला कर देता हूं, ठीक है। तो मैंने गोला किस किस का बनाया? मैंने मिल्क का गोला बनाया है, मैंने शराब वाइन का बनाया है, ठीक है। लेकिन जो लोग गोले से बाहर हैं वो 20 लोग हैं। ये पूरा 100 लोगों का ग्राफ है। इसमें 20 लोग ऐसे हैं जो कुछ नहीं पी रहे, वो बाहर है। यानी इन दोनों में कितने लोग आएंगे? 80 लोग आएंगे। इन दोनों में मिला के 80 आएंगे। मैंने देखा भाई गड़बड़ हो गई, यहाँ तो 70 और 40 110 है, आप कह रहे हो 80 आएंगे। इसका मतलब 30 लोग कॉमन है जो दोनों गोलों में होंगे। ये 30 आप बता सकते हैं ये 30 कैसे आया? तो आप कहेंगे जी आपने 40 और 70 जोड़ा और 80 आपको लाना था, तो आपने कह दिया कि 30 डबल है, तभी ऐसा हो सकता है। अब मुझे ये मालूम है कि 40 लोग दूध पीते हैं, तो उसमें 30 तो ऐसे भी हैं जो शराब पीते हैं। नहीं, केवल मिल्क की बात करूं तो 10 लोग हैं जो केवल मिल्क पीते हैं। केवल 10 लोग हैं जो केवल मिल्क पीते हैं। वाइन की बात करूं तो 40 लोग ऐसे हैं जो केवल शराब पीते हैं और 30 ऐसे हैं जो दोनों पीते हैं। अब आप देखो सब सेट हो गया कि नहीं? तो मैं एक चीज आपसे यहाँ पे ये कहना चाहता हूं कि जब तक सवाल में ये ना पूछा जाए, जब तक सवाल में ये ना पूछा जाए केवल मिल्क, केवल शराब, तब तक आप कोई चित्र मत बनाओ। तब तक किसी वेन डायग्राम की जरूरत नहीं है। आप फॉर्मूले से ही कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? हम ये कह सकते थे या नहीं कि अगर मुझे ऐसे लोग निकालने हैं कि जो एटलीस्ट कुछ ना कुछ पीते हैं, तो वो ऐसे लोग कौन से हैं? 80। इन 80 लोगों को क्या कहते हैं हम? एटलीस्ट कुछ ना कुछ पीते हैं। एटलीस्ट कुछ ना कुछ, बेसिकली हम इसे एलसीएम कह सकते हैं, हम इसे एचसीएफ कह सकते हैं एक तरीके से। ठीक है, तो मैं यहां लिख रहा हूं कि एन ए यूनियन बी, यानी एटलीस्ट ऐसे लोग जो कुछ ना कुछ करते हैं। वो कैसे निकलेंगे? एन ए टोटल दूध वाले लोग, टोटल शराब वाले लोग, माइनस जो लोग दोनों पीते हैं, एन ए इंटरसेक्शन बी। ये कौन कौन से लोग हैं मैं लिख भी देता हूं। ये वो लोग थे जो 40 थे, ये वो लोग थे जो 70 थे, ये वो लोग थे जो 30 थे। तो फिर क्या आ जाएगा? ये वो लोग हैं जो 80 थे जो कुछ ना कुछ पीते, क्योंकि 20 लोग तो कुछ नहीं पीते ना। देखिए मैं इस पे सवाल बहुत कराऊंगा, फॉर्मूले से भी बिना फॉर्मूले से भी, बट आप ये मत कहो कि एक ही एक चीज को बार बार रिपीट मत करो। भाई ये शुभम पंडित बहुत ज्यादा नहीं खुल रहा है दोस्तों, शुभम पंडित बहुत ज्यादा नहीं बोल रहा है दोस्तों, बहुत ज्यादा खुलने की कोशिश नहीं कर रहा है ये लड़का। क्या बोलोगे आप इसके बारे में?
बोलो दोस्तों, ब्लॉक मत करो किसी को, ब्लॉक हो गया तो फिर क्या लिख रहे हैं भाई साहब? 30 कैसे आया और फिर फॉर्मूले से? कोई बात नहीं, मैं कह रहा हूँ आपको समझ में नहीं आया आप गोली मार दो, इसको नहीं आया मैं आपको बार बार समझाऊंगा, मैं आपको एग्जाम्पल से समझाऊंगा। ऐसे नहीं आएगा आपको समझ में, एग्जाम्पल से समझाऊंगा, ठीक है? मैंने कहा कि 180 लोगों में से 80 लोग ऐसे हैं जो कॉफी पीते हैं और 90 लोग चाय पीते हैं और 30% लोग ऐसे हैं जो दोनों में से कुछ नहीं पीते। यानी मैं एटलीस्ट पीने वालों की संख्या निकालूं कि एटलीस्ट वो लोग बताओ जो कुछ ना कुछ पीते हैं, तो आप कहेंगे 70% लोग हैं जो कुछ ना कुछ पीते हैं। 70% लोग हैं और 70% ऑफ 180 कितना होगा? 18 सत्ते 126, यानी 126 ऐसे लोग हैं जो कुछ ना कुछ पीते हैं, ठीक है? एटलीस्ट हमने आपको एटलीस्ट का फॉर्मूला क्या बताया भाई? तो अब आपने पता है, आपको पता है कि सवाल में क्या पूछ रहा है? परसेंट ऑफ पीपल ओनली कॉफी। तो मैंने क्या बात बोली थी? मैंने कहा था कि अगर ओनली पूछ ले सवाल में, क्या बोला था मैंने? कि अगर ओनली पूछ ले तो हमें चित्र बनाना पड़ेगा, नहीं तो हम नहीं बनाते। तो मैं ओनली निकाल लेता हूं, समझाने के लिए जरूरी है, वरना बिना चित्र के भी कर सकते हैं। देखिए, इन दोनों में जो लोग आएंगे वो 126 आएंगे क्योंकि 126 एटलीस्ट कुछ ना कुछ पीते हैं। लेकिन ये लोग कितने हैं? ये 80 और 90 मिला के कितना बैठ रहा है? तो आप कहेंगे 80 90 170 बैठ रहा है। अगर 170 बैठ रहा है तो कितना ज्यादा बैठ रहा है? तो आप कहेंगे 170 ज्यादा बैठने का मतलब 44 ज्यादा बैठ रहा है, यानी 44 लोग कॉमन है। देखो, एटलीस्ट का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था? मैंने कहा था एन ए यूनियन बी बराबर एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। ये मैंने बताया था, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है? तो एन ए यूनियन बी क्या होगा? कोई बता सकता है? एन ए यूनियन बी, तो आप कहेंगे एन ए यूनियन बी तो वही 126 लोग। एन ए कितना है? 80, ये कितना है? 90, माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। यानी मैंने यहां से कॉमन निकाल लिया कि कॉमन लोग कितने हैं। तो आपने कहा कि जी 80 और 90 170, 170 में से ये घटेगा तो 44 बचेगा। तो आप चाहते तो फॉर्मूले से भी कॉमन लोग निकाल सकते थे। अब चलो, आपने कॉमन निकाल लिया, मान लेते हैं कि आपने चित्र भी नहीं बनाया और आपने कॉमन लोग निकाल लिए। अब आपको पता है कि 80 लोग कॉफी पी रहे हैं, जिसमें 44 तो ऐसे भी हैं, 44 ऐसे भी लोग हैं उसमें जो चाय भी पी रहे हैं। यानी केवल कॉफी वालों की बात करूं तो 36 लोग हैं। 36 लोग हैं। आप चाहो तो यहां भी लिख सकते हो 36, क्योंकि ये वाला डब्बा 80 लोगों का है, 36। अब आपको लेकिन इसका परसेंटेज पूछ रहा है, तो परसेंटेज ओनली कॉफी क्या होगा? ये कॉफी था सी और ये टी था। तो आपने कहा कि ये 36 बटे 180 गुणा 100, यानी 20% लोग ऐसे हैं जो ओनली कॉफी पीते हैं। बोलो भाई।
अच्छा, आप अगर ये जानना चाहते हैं कि गुरुजी कुछ शॉर्टकट बता दो, तो क्या आप चाहेंगे कि मैं इस सवाल का कुछ शॉर्टकट बताऊं बहुत अच्छे से? चलो, मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ इस सवाल की। प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है कि ध्यान से समझ लेंगे तो अच्छा रहेगा, आपको भी और मुझे भी। इसकी फोटो भी खींच लो, जैसे चाहो कर सकते हो। फोटो खींच लो एक बार सॉल्यूशन की, फिर मैं शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ। ठीक है, मैंने मिटा दिया सब कुछ, कुछ करने की जरूरत नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। देखना, आप भी कहोगे कि यार आप कितने शानदार तरीके से ऐसे सोच के बता देते हो, हमें मजा आ जाता है। देखो ध्यान से, वो तो खैर मैं हमेशा ही मजा काटता हूँ। एक चीज बताओ, ये मैंने चित्र बना लिया, जरूरत नहीं है चित्र बनाने की। ये कॉफी का सेक्शन है, कॉफी। ये टी का सेक्शन है, ठीक है। ये कॉफी का और टी का सेक्शन है, ठीक है भाई, क्लियर है। अब मैं एक बात कह रहा हूं आपसे कि ये जो 90 लोग हैं, क्या मैं इसको 50% कह सकता हूं टोटल जनता का? बोलो, कह सकता हूं कि नहीं? बोलो बोलो, कह सकता हूं कि नहीं? 50% की ये जो 90 लोग हैं, 50% टी वाले हैं, यानी यहां से यहां तक 50% लोगों ने घेरा हुआ है। मानते हो नहीं? यहां से यहां तक 50% लोगों ने घेरा हुआ है। अच्छा, 30% लोग ऐसे हैं जो कुछ नहीं पीते, यानी मैं ये कह सकता हूं कि यहां से यहां तक 70% लोग हैं। आप बताओ, आपको केवल इतना पूछा है सवाल में, ओनली कॉफी, तो यहां से यहां तक 70 और यहां तक 50, तो यहां 20 बचेंगे। ओनली कॉफी वाले 20 आ जाएंगे, कोई कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है। बोलो मजा आया कि नहीं? बोलो मजा आया कि नहीं भाई? 50% कैसे आया समझ नहीं आया किसी को? समझ में आया? योर मेथड इज द बेस्ट मेथड आदर्श। अरे भाई, 180 टोटल लोग हैं, 90 लोग चाय पीते हैं, तो 180 का 90 50% नहीं होगा, आधा नहीं है। क्रैक हो क्या? बिल्कुल बोलो, 180 का 90 50% नहीं है। अगर 50% यहां से यहां तक का सफर है और टोटल 70% है, तो इस एरिया में तो 20% लोग आएंगे, और यही पूछ रहा है। इससे ज्यादा खूबसूरत इस सवाल को करने का तरीका नहीं हो सकता। बेस्ट मेथड है। वो अलग बात है कि आप नहीं समझना चाहते, नहीं करना चाहते, तो अलग बात है। ये सवाल देखिए, कई सारे सवाल करने हैं। अरे सब हो जाएंगे, अभी रुक जाओ, अभी सवाल तो कराने दो मुझे। चलो भाई देखो, एक परीक्षा में कुल लड़कों में से 35% हिंदी में फेल हुए, 45% अंग्रेजी में फेल हुए, ठीक है, और 20% दोनों में असफल रहे। दोनों विषयों में उत्तीर्ण लड़कों का ज्ञात कीजिए। लड़कों का ज्ञात कीजिए क्या? दोनों विषयों में उत्तीर्ण लड़कों का परसेंटेज ज्ञात कीजिए। ठीक है, ऐसे सही नहीं लगता। लड़कों का ज्ञात कीजिए, क्या ज्ञात कीजिए?
बताओ तो सही क्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। चलो भाई, अब 35% लड़के ये दोनों विषयों में उत्तीर्ण। तो मैं बस एक यही बात बता रहा था आपको कि अगर मैं ये निकाल लूं कि टोटल एटलीस्ट फेल कितने लोग हैं, एटलीस्ट फेल फेल वाले पता लग जाए, एटलीस्ट फेल, चाहे वो एक विषय में हो चाहे दोनों में, लेकिन वो फेल है। तो आपने कहा एन ए 35%, एन बी दूसरे में 45%, दोनों में 20%। तो लोग कितने आ गए, 35, 80 में से 60% लोग ऐसे आ गए जो एटलीस्ट फेल है। अब इन 60% में कोई दोनों विषयों में फेल है, कोई एक विषय में फेल है, या मतलब जैसे भी है वो फेल है कुल मिला के, ठीक है भाई। तो जब इतने लोग ऐसे हैं जो फेल हैं 60%, या तो एक में या दोनों में, इसके अलावा जितने भी लोग बच गए यानी 40%, वो ऐसे लोग हैं जो सिर्फ पास हैं दोनों विषयों में। क्योंकि अगर वो एक विषय में पास होते तो एक में फेल होते तो वो यहाँ आ जाते, तो यहाँ नहीं है। सिंपल है, फॉर्मूले से ही हो गया। अभी आपको आ जाएगा, देखिए मैं 8-10 सवाल करूंगा, आपको रट जाएगा। मैं समझता हूँ कि टाइप थोड़ा भारी है, नहीं समझ में आता है उतना अच्छे से लड़कों को, अभी आ जाएगा आज। और सवाल करो, एक और, जल्दी जल्दी करो, जल्दी जल्दी से तुम उत्तर निकालो। सर आपके स्वेटर का प्राइस कितना है? अंकित यादव, यार ये कैसी कैसी बातें पूछते। आज जी मैंने पहना, तो ये पहले भी है बट इसका टैग नहीं टूट पाया था तो आज ही तोड़ा है। ब्रूक्स ब्रदर का स्वेटर, 1 साल पहले लिया था 25,000 रुपए का। 25% उत्तर भी है इसी बात पे। अजरुद्दीन शाह हमारे साथ जुड़े हुए हैं, धीरज कुमार सिंह भी हैं, मोहम्मद हैं, अमरिंदर प्रताप सिंह हैं। देखिए भाई, अभिषेक ध्यान से समझना होगा सवाल। एक परीक्षा में 65% छात्र इतिहास में उत्तीर्ण होते हैं और 55% छात्र हिंदी में उत्तीर्ण होते हैं। यदि दोनों विषयों में 5% छात्र फेल हो जाते हैं दोनों विषयों में, यानी मैं ये कह सकता हूं 95% ये है कि एटलीस्ट पास है, चाहे एक विषय में हो चाहे दोनों में हो, एटलीस्ट पास। क्योंकि 5% तो ऐसे हैं जो दोनों में फेल है, यानी 95% बच गए जो ऐसे हैं जो एटलीस्ट पास है। तो हमें पता है 95% एटलीस्ट पास का फॉर्मूला क्या है, 95% बराबर 65% प्लस 55% और माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, यानी दोनों विषयों में पास लोग यहां से आ जाए। तो एन ए इंटरसेक्शन बी कितना आ गया, ये मैं जोड़ दूं 55 55 110 120, 120 इसमें से घटेगा तो 25% लोग ऐसे हैं जो दोनों विषयों में पास है। पूछा क्या है सवाल में, यही पूछा कि ऐसे लोग कितने हैं जो दोनों विषयों में पास है। चलिए ऐसे एक दो सवाल और पूछ रहा हूं। ठंडा नहीं लगता होगा सर इसमें? अरे ऐसा कुछ नहीं है, मेरे पास स्वेटर अच्छे हैं। जो मेरा एक वैसा स्वेटर है जो मैं पहनता हूँ लाइनिंग वाला, बर्बरी वाला, वो भी 80K का है। तो ठीक ठाक है, मेरे पास काफी अच्छे स्वेटर्स हैं। बट ऐसा ठंडा वाला कुछ नहीं है। 5-6 हजार का जो मौसमी तत्वों का आता है वो भी, उसकी भी बहुत अच्छी वूल है, वो भी अच्छे होते हैं। आज पार्टी हो रही है भाई यहाँ पे, तो थोड़ा सा गुलाब जामुन हमारी भी छाती पे फेंक के मारा गया है।
बहुत नुकसान की चीज होती है गुलाब जामुन, आपको पता है, इसलिए मैं थोड़ा सा ही खाऊंगा, ज्यादा नहीं, पर अच्छा है, टेस्टी है बहुत। जो बच्चे सेलेक्ट होके जाते हैं उनको मैं देता हूँ कुछ ना कुछ, अपना ही कोई ना कोई टी शर्ट, शर्ट। अब तो मैंने बहुत दिनों से शॉपिंग नहीं की। देखो भाई, इस सवाल को कैसे करेंगे। किसी परीक्षा में 70% छात्र अंग्रेजी में पास हुए और 80% गणित में पास हुए, यदि 10% दोनों में असफल रहे, तो मैं ये कह रहा हूँ अगर 10% दोनों में असफल हैं तो मैं ऐसा कह सकता हूँ 90% वो लोग हैं जो एटलीस्ट पास है। बोलो, 10% तो दोनों में फेल है, एटलीस्ट पास वाले लोग 90% है। मैंने अभी आपको बताया कि अगर 90% एटलीस्ट बराबर होता है किसी एक में पास प्लस दूसरे में पास माइनस एन ए इंटरसेक्शन भी दोनों में पास, ये कह सकते हैं कि नहीं। एन ए इंटरसेक्शन भी दोनों में पास, कह सकते हैं कि नहीं। तो एन ए इंटरसेक्शन बी बराबर 80 और 70 150, 60 लोग आ गए। 60% लोग ऐसे हैं जो दोनों में पास है। ये कौन लोग हैं जो दोनों में पास है, दोनों में पास है। बोलो, इज इट क्लियर और नॉट। आप कहेंगे हाँ जी यार, ये बात तो बिल्कुल सही है, ये वो लोग हैं जो दोनों में पास है। ठीक है, दोनों में पास हैं ये लोग। अगर ये लोग दोनों में पास हैं, ध्यान से समझना कि अगर ये लोग दोनों में पास हैं 60%, तो मैं ये कह सकता हूं क्या कि 60% की वैल्यू ही 144 है। तो 6 से भाग करूं तो 10% की कितनी होगी, 24, और हमें 100% की निकालनी है तो 240। 240 रिंग रोड पे गाड़ी आज भगाएंगे, मैडम बैठ बोलेरो में, तेरा हैप्पी बर्थडे मनाएंगे। आगे बढ़े। अब मुझे लगता है कि आप समझ गए इस कॉन्सेप्ट को, ये आपके अच्छी तरीके से दिमाग में आ गया। अब यही चीज ना हम 3 में भी अप्लाई कर सकते हैं, मैं आपको बताता हूं। तो 3 का भी आप फॉर्मूला लिख लीजिए। कैसे कि एटलीस्ट कोई एक तीनों में, ए यूनियन बी यूनियन सी, एटलीस्ट कोई एक या दो या तीन, मतलब कम से कम एक तो है, या तो ए को पसंद करता है, या बी को करता है, या सी को करता है, दोनों को करता है, कोई से दो को करता है, मतलब पसंद करता है एबीसी में से। तो एन ए एन बी एन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन बी
इंटरसेक्शन सी माइनस एन सी इंटरसेक्शन ए प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, इतना हो गया। ये लिख लीजिए भाई। ओहो अभिषेक भाई, सर प्लीज यूज बैकग्राउंड, प्रिंट में सही रहता है। अच्छा अच्छा ठीक है भाई, जैसा बोलोगे वैसा बैकग्राउंड यूज कर लेंगे। और बताओ। तो मैं इस पे एक दो सवाल पूछना चाहता हूं। देखिए मैंने भी आपको पहले भी कहा था, अभी भी कह रहा हूं कि अगर सवाल सिंपल है तब कुछ नहीं करना, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे। और अगर सवाल थोड़ा टेक्निकल है, कोई दो की बात कर रहा है, तो मैं इसका वेन डायग्राम भी बना देता हूं, तब हमें वेन डायग्राम बनाना पड़ेगा। ये वो लोग हो जाएंगे जो दो को पसंद करते हैं, तीनों को पसंद करते हैं। ये वो लोग हो जाएंगे यहां से यहां तक जो इन दोनों को करते हैं। ये वो लोग हो जाएंगे यहां से यहां तक जो इन दोनों को करते हैं। ये वो लोग हो जाएंगे जो इन दोनों को पसंद करते हैं। बीच में तीनों को पसंद करते हैं। यहाँ केवल इसको, केवल इसको, केवल इसको। ठीक है विशाल, अगर आप ये मेथड सीख जाओगे और इन मेथड्स को फॉलो करने लगोगे तो बहुत आगे जाओगे। ये वो मेथड है जो आपका सच में सिलेक्शन कराते हैं, नाम के लिए नहीं है। ये सवाल देखो, देखते हैं कि कौन बच्चा उत्तर बता पाएगा। देखो भाई, अब जैसे इस सवाल में क्या है कि 55% कर्मचारी चाय पीते हैं, आहा गरम गरम पीते होंगे। 45% कॉफी पीते हैं, 40 ये पीते हैं। 20 चाय और दूध दोनों, 20 कॉफी और दूध दोनों। 25 चाय और कॉफी दोनों। 15 ऐसे जो तीनों पीते हैं। उन कर्मचारियों का प्रतिशत जो कुछ नहीं पीते। इसका मतलब वो क्या पीते हैं तुम्हें पता है, तो हम एटलीस्ट निकाल लेते हैं। एटलीस्ट बताओ हमें जो कुछ ना कुछ तो पीते हैं इन तीनों में से। ऐसे कितने लोग हैं जो इन तीनों में से कुछ ना कुछ पीते हैं, कुछ ना कुछ। तो आपको पता है कि भैया पहले सिंगल वाले जुड़ जाएंगे। देखो अब इसमें चित्र बनाने का कोई फायदा नहीं है। 55 प्लस 45 प्लस 40, सिंगल वाले जुड़ जाएंगे। -20 घट जाएगा, -20 घट जाएगा, -25 घट जाएगा और +15। ठीक है, और 3 वाला जुड़ जाएगा। तो आपने कहा ये कितना आ जाएगा, ये आ गया जी 90%। यानी 90% ऐसे लोग हैं जो कुछ ना कुछ पीते हैं। 90% ऐसे लोग हैं जो कुछ ना कुछ पीते हैं। 90%। अगर 90% ऐसे लोग हैं जो कुछ ना कुछ पीते हैं, तो बचे हुए 10% हैं जो इनमें से कुछ नहीं पीते, अलग से पीते हैं, अलग से पीते हैं, अलग से पीते हैं।
देखिए ये सवाल थोड़ा सा अच्छा है, थोड़ा अलग लेवल का भी है, थोड़ा दिमाग वाला सवाल है। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि 80% छात्रों की एक कक्षा में 45% हिंदी बोलते हैं, 40% केवल अंग्रेजी बोलते हैं। यदि कोई भी भाषा नहीं बोलने वाले छात्रों की संख्या दोनों भाषा बोलने वाले छात्रों की संख्या के बराबर है, तो केवल हिंदी बोलने वाले छात्रों की संख्या बताओ। बड़ा गजब का सवाल है सर। इंटरसेक्शन का क्या मतलब होता है और यूनियन का भी सर मैं एक बहुत अच्छे तरीके से समझाता हूं। इंटरसेक्शन और यूनियन का मतलब देखो, एक ए है और ए के अंदर 2 3 5 रहते हैं, 2 3 5। एक बंदा बी है मकान और उसके अंदर 3 4 6 रहते हैं। तो जब ए यूनियन बी की बात आएगी, इसका मतलब मुझे हर एक वो एलिमेंट लेना है जो या तो ए को बिलोंग करता है या बी को। एटलीस्ट हर एक होना चाहिए। 2 3 4 5 3 मैंने एक ही बार लिखा, वो इसको भी करता था इसको भी करता था, ये यूनियन है। एटलीस्ट बंदे सारे आ गए ए और बी के। अगर आप चाहोगे ए के बंदे हैं, चाहोगे बी के बंदे हैं। इंटरसेक्शन का मतलब जो कॉमन है दोनों में, तो वो एक ही बंदा था 3। आप समझ गए? ये होता है यूनियन और इंटरसेक्शन। मैथ जानता था, मैथ का स्कोर कम हो गया, इंग्लिश का कम होना चाहिए था। हिंदी मीडियम के लिए डेंजर है। हाय 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 हाय, डेंजर है। कौन सा मीडियम, कैसा मीडियम? देखो तो भाई हमने कहा 80 छात्रों की कक्षा में 45% हिंदी बोलते हैं और 40% केवल अंग्रेजी बोलते हैं। 40% हिंदी, 40% इंग्लिश ओनली। बड़ा बड़ा अलग सवाल है, बड़ा प्यारा सवाल है। मैंने कहा यहाँ हिंदी, यहाँ कहा इंग्लिश, ठीक है। 45% हिंदी बोलते हैं, 40% केवल अंग्रेजी बोलते हैं। केवल अंग्रेजी 40% यानी 32 विद्यार्थी केवल अंग्रेजी, यानी यहां से यहां तक 32 विद्यार्थी। 40% केवल अंग्रेजी बोलते हैं, 8 चौक 32 यानी 32 केवल, नहीं 45%, सॉरी 45% हिंदी बोलते हैं, यानी 45% यहां से यहां तक आ जाएंगे। कितने होंगे 45% अगर यहां से यहां तक आ गए तो आप कहेंगे 80 का ये मैंने बड़ा अच्छा बनाया है, तरीका नया बनाया है, ये तीर खींच के, इसमें अलग ही मजा आ जाता है और कंफ्यूजन दूर हो जाती है इससे। अब 80 का 45% कितना होगा भाई? 45 दूनी 90, 36 हो जाएगा। 36 यानी यहां से यहां तक 36 विद्यार्थी हैं। तो फिर आप मुझे ये कह सकते हो क्या कि अगर 36 यहां से यहां तक और 32 यहां से यहां तक, तो टोटल यहां से यहां तक कितने हो गए? 3 और 3 6 और 8 68 हो गए। यानी बचे हुए 12 ऐसे विद्यार्थी हैं जो इनमें आएंगे नहीं, क्योंकि टोटल 80 है। टोटल तो 80 है, 80 है। और इन्होंने ये भी कहा है कि जो कोई भी भाषा नहीं बोलते और जो दोनों बोलते हैं वो कॉमन है। तो ये 12 ऐसे लोग थे जो कोई भी भाषा नहीं बोलते, यानी ये वो भी हैं जो 12 दोनों बोलते हैं। खुद लिखा हुआ है सवाल में, दोनों भाषा बोलने वाले छात्रों की संख्या और कोई भी भाषा ना बोलने वालों की बराबर है 12। तो केवल हिंदी वाले अब कितने बचे? 12 अगर ये है और 36 ये, तो केवल हिंदी यहां से यहां तक कितना बचा भाई? 24। बोलो मजा आया कि नहीं सवाल करके? कोई कंफ्यूजन है सवाल में? मजा आया कि नहीं? ये तीर वाला तरीका समझ में आया कि यहां से यहां तक इतने, यहां से यहां तक इतने? बोलो जी मजा आया कि नहीं, जल्दी बताओ। मजा आया कि नहीं? अक्सो है, हलदर हलदर अक्सो है।
चलो भाई, ब्रेक हो गया कंप्लीट, तो अब आगे बढ़े। अब सवाल करते हैं, और मुझे लगता है कि ये सबको समझ में आ गया अच्छे से। अब कोई भी ऐसे सवाल आएंगे तो कर लेंगे, बाकी मेरे तो दिल से में दर्द हो रहा है यार। चलो एक बड़ा करारा सा सवाल पूछता हूँ, आपका दिल खुश हो जाएगा, आपको भी लगेगा यार मजा आ गया। ये वाला सवाल करके बताओ, इस सवाल को कौन किस तरीके से करेगा, क्या अप्रोच रखोगे। ऐसा ऑलरेडी हम एक सवाल कर चुके हैं पिछली क्लासेस में, लेकिन वहां पे उल्टा था। वहां पे ये एक्स भी दिया हुआ था, यहाँ पे एक्स निकालना है। वहां पे एक्स दिया हुआ था, यहाँ पे एक्स निकालना है। तो बताओ क्या उत्तर होगा। सवाल ये है कि पी क्यू आर का कुल वेतन 27,500 है। अपने वेतन का 90%, 70% X% खर्च करते हैं। उनकी बचत का अनुपात 6:9:7 है। एक्स का मान ज्ञात करो यदि आर का वेतन पी और क्यू के कुल वेतन का 18/2/11 है। बताएं। सुमित, आप तो मेहनत ही नहीं करना चाहते बेटा, बिल्कुल। ये आपके साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। देखें सर, बरेली में बहुत बारिश हो रही है और मेरे रूम तक पानी घुस आया है। वो कह रही है कि चल दोनों बारिश में भीगते हैं, फिर वो गाना गाएंगे, मोहब्बत बरसा देना तुम, बादल आया है मेरे और तेरे भीगने का, अब मौसम आया है, मैंने दिल से बुलाया तुझे, तूने घट से मना किया। देखो, पी और क्यू कुल आर का 18/2/11 यानी 2/11, 2/11 टोटल। हम ये कह सकते हैं आर का वेतन पी क्यू आर के कुल वेतन का 2/11 है। यानी पी और क्यू का वेतन कितना है, हम ये लिख सकते हैं पी क्यू आर का वेतन कितना है 11, आर का कितना है 9, और पी प्लस क्यू का कितना है 9। आर का 2/11 तो पी प्लस क्यू का 9। इतना समझ में आ गया, ठीक है। अब आप देख पा रहे हो कि पहले वाला बंदा 90% खर्च करता है तो 10% बचाता है। पहले वाला बंदा 10% बचाता है, अगर पी की बात कर रहा हूं तो 10% बचाता है, जिसकी वैल्यू सवाल में कितनी है 6, ठीक है। दूसरे वाला बंदा क्यू की बात अगर करूं तो 30% बचाता है, 30% की वैल्यू कितनी है 9। तो मैंने देखा इसके 10% की वैल्यू कितनी है 3। ये कह सकते हैं कि नहीं, ये कह सकते हैं कि नहीं। मैंने मान लिया अगर मैं इन दोनों के 100% की वैल्यू निकालूं, 100% की, तो आप कहेंगे 60 और 30, यानी दोनों की इनकम, ये बेसिकली इनकम है, दोनों की इनकम 60-30 मिला के 90 है। तो 90 हमने बना दिया, कोई दिक्कत नहीं है, 90 बना दिया। देखो ये 60 और ये 30, यानी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं। अभी तक सब कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि हमने कहा पी की इनकम 60, क्यू की 30, तो 90। इसका मतलब आर की कितनी होगी 20। अब आप खुद बताओ, अगर आर की 20 है और ये 7 बचा पा रहा है, 7 बचा पा रहा है, आर 7 बचा पा रहा है, इसका मतलब 13 खर्च कर रहा है। 13 20 पे खर्च कर रहा है, 100 पे कितना करेगा 65%। यही पूछ रहा है कि उसका खर्चा कितना है 65%। क्या सवाल करने में तकलीफ हुई।
चलिए अगला हम सवाल देख रहे हैं और अगले टाइप के सवाल भी निपटा लेते हैं जल्दी से। इस टाइप के सवाल अभी तक आपने पहले नहीं किए, एक बार ये वाले सवाल भी कर लीजिए, मजा आ जाएगा इनको देख के भी। फिर से बता दे यार, देखो अब एक ही चीज को फिर से मत पूछो, कितने प्यार से मैंने बताया, आप अपना दिल तोड़ देते हो यार। चलो ठीक है भाई, हम तो बताएंगे हमारा क्या है। मैं ये कह रहा हूँ 18 से 2/11 का मतलब 2/11 होता है, क्योंकि 9 से 1/11 1/11 होता है। तो मैं समझ गया कि अगर तीनों की इनकम 11 है तो उसमें आर की 2 है, तो बचे हुए पी प्लस क्यू की 9 हो गई। फिर मैंने पी प्लस क्यू की निकाली। कैसे निकाली? मैंने कहा कि अगर ये आदमी 90% खर्च कर रहा है तो बचा कितना रहा है 10%। उस 10% की वैल्यू 6 है, तो 100% इसकी इनकम की कितनी आ गई 60। ठीक है, उसके बाद अगर मैं 70% की बात करूं, 70% की बात करूं तो 70% का मतलब क्या है जी? आप देखेंगे 70% का मतलब क्या है कि अगर 70% खर्च कर रहा है तो 30% बचा रहा है। 30% की वैल्यू 9 है, तो 10% की कितनी आ गई 3। 100% की कितनी आ गई 30। अब अगर ये 60 है और ये 30 है, यानी टोटल कितना हो गया? टोटल हो गया 90। तो यहाँ पे पी प्लस क्यू कितना लिखा हुआ है 90 लिखा हुआ है। अगर पी प्लस क्यू ऑलरेडी 90 है तो 9 को 90 बनाया है तो 2 को 20 बनाना पड़ गया। पी क्यू आर कितना हो गया 110। तो मैं समझ गया कि अगर ये 20 है और उस स्थिति में सेविंग 7 है तो कमबख्त खर्चा कितना है 13। 20 में 7 बचा रहे हो 13। 13 कितने पे खर्च कर रहे हो 20 कमा रहे हो। 13/20 100 पे कितना करोगे 65। तकलीफ है कहां वो बताओ। चले क्वेश्चन पे मार्किंग भी हो जाएगी भाई, एक वक्त ऐसा आएगा जब क्वेश्चन पे मार्किंग भी हो जाएगी। आप तो पीछे पड़ गए, मार्किंग को लेकर ही पीछे पड़ गए कई लड़के। क्या करूं मैं तो ऐसे लड़कों का। ये सवाल देख लीजिए, ऐसे सवाल कैसे करेंगे। एक आदमी 1200 रुपए लेकर बाजार गया। एक आदमी 1200 रुपए लेकर बाजार गया। उसने 33.33% भाग सब्जी पर तथा बचे हुए भाग का 2x% भोजन सामग्री पर और बचे हुए भाग का 50% सिनेमा टिकट खरीदने में खर्च किया। अंत में उसके पास 300 रुपए बचे हों तो 2x का मान क्या है? शुक्रिया मास्टर साहब। देखो भाई, बड़ा प्यारा सा सवाल है ये, मजा आता है ऐसे सवाल करने में हर टाइप के। ये कह रहा है कि एक आदमी 1200 रुपए लेकर बाजार गया। उसने 33.33% भाग सब्जी पर तथा बचे हुए भाग का 2x% भोजन सामग्री पर और बचे हुए भाग का 50% सिनेमा टिकट खरीदने में खर्च किया। ठीक है, तो अंत में उसके पास 300 रुपए बचे। देखो पहले तो 33% का मतलब क्या है ये मुझे बता सकते हो? 1/3 ये कह सकते हैं। सिनेमा टिकट बचे हुए भाग का 1/2। यानी मैं ये कह सकता हूं कि पहले उसने खर्च कितना करा 3 पे 1 खर्च किया 2 बचा, फिर 2 पे 1 खर्च किया 1 बचा, और यहां पे बीच में 1 खर्चा और किया है, और टोटल उसके बाद क्या आ गया है जी 1200 से 300 बचे। 1200 से 300 बचे, यानी 4:1 का रेशियो है। तो अगर मैं इस रेशियो को A/B मान लूं और इनको गुणा करूं आपस में तो 3A/B कितना आ रहा है 3A/B 4/1 आ रहा है, यानी A/B कितना आ रहा है 4/3। अगर यहाँ 4/3 है यानी 4:3 है, इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ यहाँ पे खर्चा 1/4 था यानी 25% था, और ये 25% 2x% के बराबर दे रखा है। तो 2x की वैल्यू पूछिए, 25% उत्तर है। कई लोगों का 25% आ रहा है, कई का 100% आ रहा है। देखिए सवाल करने के बहुत सारे अलग अलग तरीके होते हैं, फिर भी मैं एक और दूसरा तरीका बता रहा हूं आपको। एक तरीका मैं ये भी बता रहा हूं कि अगर आपके पास 1200 रुपए थे, ध्यान से समझना, अगर आपके पास 1200 रुपए थे और आपने
33.33% खर्च कर दिया, यानी 1/3 खर्च कर दिया 400, तो बचे कितने 800, बचे 800। उसके बाद आपने क्या किया कि 50% खर्चा कर दिया। अब आप सोच रहे हो कि पहले 2x किया, इसको अगर हम आपस में इंटरचेंज कर देते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये ध्यान रखना आगे भी लाइफ में। तो 50% खर्चा कर दिया, बचा 400। 400 के बाद हमने 2x% और किया है, जिसके बाद 300 बचा है लास्ट में। तो आप देखो ना, 100 खर्चा किया है 400 पे, यानी कितना परसेंट है 25%। यही वैल्यू पूछी थी 2x की, 25% उत्तर आ गया। बोलो भाई, अक्सो है हल्दर? अक्सो है हल्दर, नाम अच्छा है। हल्दर तो अच्छा, एक और भी था ना, सुहासिस हल्दर था। अच्छा, वही मैं कह रहा था कि हल्दर तो याद किया हुआ सा नाम लग रहा है, जो सैफ अली को ले गया था। बंगला मानुस है, बांग्ला मानुस। कैसे हो अक्सो है हल्दर? आगे बढ़ते हैं। वालो आछीरा अपने कामों नाचे। क्या मतलब है इसका? तान्या कह रही है वालो मतलब ठीक है, अपनी कामों अच्छे, अपने ही काम का आदमी है। क्या मतलब है भाई अक्सो, इसका बताना। सर ऐप नेट ज्यादा चूस रहा है। मैं भी बंगाल से हूं, पल्लव घोष। मतलब मैं ठीक हूं, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूं, आप कैसे हैं? ओके। आमी भालो आची, आपनी क्या माँ? मैं भी ठीक हूँ, आप बताइए कैसे हैं? देखो, मजा आता है, मतलब बंगाली भी अच्छी है बोलने के लिए ना। भाई हमारे पास हर भाषा के लोग बैठे रहते हैं, और बंगाल के भी बहुत लोग बैठे हैं, तो डोंट वरी, ठीक है। एक आदमी जी मासिक आय 9,000 रुपए है, अपनी आय का 40% खाने पर तथा बचे हुए भाग का X% किराए पर खर्च करता है, बचे हुए भाग का 25% यातायात पर खर्च करता है। यदि उसके पास 900 रुपए की बचत है तो घर का किराया बताना है कितना होगा। देखिए बड़ा सिंपल है, मैंने लिखा 9,000 रुपए, और मैंने कहा कि 9,000 का 40% हमने खाने पे खर्च किया, तो 40% खाने, चांदनी 3600, ठीक है। 40% मैंने खाने पे खर्च किया तो कितना हो गया, चांदनी 3600, ठीक है। अब कितना बच रहा है दोस्त, चांदनी में 3600 के बाद कितना बच रहा है? 5400। मैंने कहा एक्स यहाँ पे लिखा है या एक्स यहाँ पे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो मैंने कहा बचे हुए भाग का 25% और खर्चा कर रहे हैं। 25% बोले तो 1/4, तो अब कितना बचेगा 1/4 इसका करेंगे तो 4 एकम 4, 4 तिया 12, 4 पंजे 20, 1350। तो बचा कितना 1350 में से घटाएंगे तो 1400 घटा लेते हैं, 1400 घटाएंगे तो 4000, 4050 बचेगा। लेकिन आपको तो मालूम है कि लास्ट में बचे कितने हैं, 900 रुपए बचे। तो बता सकते हैं आप कि इसमें कितना हमने किराया दे दिया? आप कहेंगे जी 3150, 3150 अगर हम किराया दे देंगे तभी 900 बचेंगे। ऑप्शन में नहीं है यार, 900 रुपए की बचत होती है। हमने गलत किया है, सवाल गलत है। उसका मतलब आपका काम बनता भाड़ में जाए जनता। 4050 आ रहा है। आपका क्या उत्तर आ रहा है भाई? मेरा भी 3150 है। 9,000 रुपए थे। ही स्पेंड 40% ऑफ हिज इनकम ऑन फूड एंड X% ऑफ द रिमेनिंग ऑन हाउस रेंट।
25% ऑफ द रिमेनिंग ऑन ट्रांसपोर्ट इफ ही सेव्स ₹900। मुझे लगता है कि शायद परसेंट में अंतर नहीं पड़ा, लेकिन यहाँ पे अंतर पड़ेगा। हमें यहाँ से केवल परसेंट निकालना चाहिए। यही गड़बड़ हमसे हो रही है कि हम, चलो मैं दोबारा बता देता हूँ, शायद यही गड़बड़ हमसे हो रही है। मुझे ऐसा लगता है कि परसेंट में तो फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अमाउंट में पड़ेगा, अमाउंट में पड़ेगा। तो 9,000 रुपए का आपने 40% खर्च कर दिया, तो बचा कितना? 60%, यानी 3/5 बचा। ठीक है, 3/5 बचा। तो मैंने कहा उसके बाद आपने अब कितना खर्च कर दिया? x% खर्च कर दिया, तो बचा कितना? 1 - x/100। फिर आपने 25% खर्च किया, बचेगा 3/4 बचा, बराबर कितना बच रहा है? 900। तो यहां से पहले हमें x निकाल ही लेते हैं, वो हम यहां से भी निकाल सकते थे, x का परसेंट हम यहां से भी निकाल सकते थे, कोई बड़ी बात नहीं थी, बट अब मैंने ऐसे लिख दिया, तो ये वाला तरीका भी आप इस बहाने सीख लोगे कि भाई ये तो 10 बार कट गया सीधे, और 5 दूनी 10 और 2 दूनी 4, तो 1 - x/100 कितना आ गया? 2/9। x कितना आ गया यहां से? गलत तो नहीं किया कुछ? 3 तिया 9 और 2/9, तो x आ गया जी 100/9। 100/9 आ रहा है x। ठीक है, 100/9 ये परसेंट है। अगर मैं इसका फ्रैक्शन निकालना चाहूं तो 1/9। अब देखिए होगा क्या, आपको पता है कि 9,000 रुपए जब थे, तो 9,000 रुपए का 40% हमने खर्च कर लिया था, 60% बचा था, 5400 बचा था, 5400। और उसका x% किराया है, तो 5400 का x% किराए में खर्च हो जाता है। x का मान कितना आ रहा है भाई? 1 - 2/9, 7/9 आ रहा है भाई। ये गलत लिख दिया हमने, 700/9 आ रहा है परसेंट में, यानी 7/9 आ रहा है, 7/9। तो मैं ये कह रहा हूँ जो 5400 बचा है, उसका 7/9 निकालूंगा, कितना होगा? 9 छिक्के 54, 6 सत्ते 4200, यानी 4200 खर्चा होगा। मैंने आपको क्या कहा था कि वो अमाउंट में दिक्कत है। मैंने क्या कहा था? अमाउंट में दिक्कत है। अगर परसेंटेज की बात करें, सवाल बिल्कुल सही है, परसेंटेज आप निकाल सकते हो, जो हमने पिछला तरीका बताया था वहां से आप परसेंट निकाल सकते थे। अगर लेकिन आपको एग्जैक्ट अमाउंट चाहिए, तो आपको इसी तरीके से जाना पड़ेगा, और कोई तरीका नहीं। आप अगर कहो तो मैं एक और तरीका बता देता हूं, अगर आपकी इजाजत होगी तो ही, वरना नहीं। जल्दी बताओ। मैं ये कह रहा हूं दोस्त कि हम क्या करें, थोड़ा सा ऊपर से चलें और थोड़ा नीचे से चलें, तो बात बन जाएगी। एक तरीका नॉर्मल सा बता रहा हूं, यहाँ पे ध्यान से देखना। ये रहा, इतने से में हो जाएगा। देखो, 9,000 का कितना खर्च कर रहे हैं? 40%, तो कितना बचेगा? 60% बचेगा। 9 छिक्के 5400, 5400 लिख सकते हैं। लास्ट में 900 रुपए बचे हैं। 900 रुपए कब बचे हैं? जब 25% खर्च किया है, यानी 4 में से 3 खर्च किया है, तो 3 की वैल्यू 900 है, 4 की कितनी होगी? 1200। 1200 यहाँ पे था, तो 5400 से जो 1200 का सफर था, वो था जो किराया था, तो वो 4200 है। ये कैसा लगा तरीका? ये मेथड कैसा लगा? ये बताइए। थोड़ा नीचे से चले, थोड़ा ऊपर से चले, बात खत्म हो गई, बीच में कहीं मिल गए। देखिए, मैंने कहा कि 9,000 का 40% दिया, तो 60% बचा 5400, 5400 बचा। फिर मैंने कहा 900 रुपए बचे हैं लास्ट में, कब? जब 25% खर्च किया, यानी 4 में से 3 बचा है, तो उससे पहले कितना था? 1200। तो 1200, देखो 25% तो यहां खर्च किया ना आपने। अब 1200 और 5400 के बीच का जो गैप है, वही रेंट है, और वो कितना? 4200। अब बताओ, कोई डाउट है तो बताओ। इस तरीके की चीजें हमें सीखनी पड़ेंगी, अच्छी चीजें, क्लासिकल चीजें। आगे बढ़ते हैं, एक सवाल और करते हैं, हो सकता है वक्त भी हो जाएगा, छुट्टी का भी। ये सवाल देखिए,
देखो भाई, एक व्यक्ति अपनी आय का 14.28% बचे हुए भाग का 20% तथा बचे हुए भाग का 16.66% मनोरंजन पर खर्च करता है। शेष राशि को बैंक में जमा करता है। यदि उसका कुल खर्च इतना है तो उसकी कुल राशि ज्ञात करो। देखो 14.28% का मतलब होता है 1/7। 1/7। 20% का मतलब होता है 1/5। इसका मतलब होता है 1/6। ठीक है, ये होता है। मैं कह सकता हूं एक आदमी अपनी आय का इतना यानी 7 से कितनी रह जाएगी उसकी आय, 6। ठीक है, 20% यानी कितनी रह जाएगी, 5 से 4। ठीक है, बचे हुए भाग का 16.66% यानी 6 से कितनी रह जाएगी, 5। ठीक है, शेष राशि को बैंक में जमा करता है। पता नहीं कितनी शेष राशि बची है, कुल खर्च 1800 है। तो मैं अब आपसे पूछ रहा हूं, अगर इस सबको गुणा कर लें हम तो 5 से 5, 6 से 6, तो मुझे पता चल रहा है कि 7 उसकी आय थी और लास्ट में कितनी रह जा रही है, सिर्फ 4। 4 रह जा रही है। तो कुल खर्चा कितना है उसका, 3 है खर्चा, और उस 3 की वैल्यू सवाल में 1800 दे रखी है। एक की कितनी है, 600। आय पूछ रहा हूं 4200। यही उत्तर है। कोई ऐसा बच्चा जिसने ये 4200 भी ना निकाला हो, सर एक बार कैलकुलेशन की भी क्लास लगा दीजिए प्लीज। करंट सब क्लास लगेंगे, अभी 5 महीने हैं प्री के। फरवरी पूरा पड़ा है, फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, 5 महीने पूरे के पूरे हमारे पास हैं। डोंट वरी, परेशान होने वाली बात नहीं है, सबका नंबर आएगा, हर चीज का नंबर आएगा भाई। बलदेव साहू हमारे साथ है। साहू जी उड़ीसा से हैं। साहू जी उड़ीसा से हैं। देखिए बड़ा प्यारा सवाल था कि पहले इसकी कीमत 7 से 6 रह गई, बाद में 5 से 4, फिर 6 से 5, ओवरऑल देखा तो 7 से 4 रुपए इसके पास रहे। आप चाहते तो आप ये भी कर सकते थे। मेरी वीडियो छूट गई है तो भी देख रहा हूं। बहुत बढ़िया, अछिल। अछिल नाम है इसका, अछिल। अबे कहां छिल गए थे तुम, अछिल। यादव है ना, बिरादर है। एक व्यक्ति अपनी आय का 1/7 खर्च करता है, तो आप सोचो 7 पे 1 खर्च करता है, 6 बचेगा, फिर 5 पे 1 खर्च करता है, 4 बचेगा, फिर 16.66% है, 6 पे 1 खर्च करता है, 5 बचेगा। सबको गुणा किया कि भाई 7 से 6, 5 से 4, 6 से 5, यानी लास्ट देखा तो 7 से 4 रह गई कीमत। ये तरीका ये आगे भी काम आएगा भाई, आगे भी हम इसका यूज करेंगे। सर अप्रोच गलत लग जा रहा है, नहीं गलत लगेगा यार, रटना पड़ेगा, रटना पड़ेगा। वो कह रहा है मुझे आकर छील, पहले मैं बहुत कहता था छील दूंगा, छील दूंगा। आगे बढ़े। गुरुजी मैथ्स इतना पढ़ा दीजिए कि फिर से पढ़ने की जरूरत ना पड़े। अरे कभी नहीं पड़ेगी। अब या तो गणित तुम्हारी होगी या तुम उसके, दोनों में से कोई एक चीज तो होगी भाई। अब बस देखा जाए तो वैसे चुनाव वाले सवाल बचे हैं थोड़े बहुत, और एक दो टाइप के सवाल बचे हैं। ईस्वी के परसेंटेज भी खत्म है। किसी को यहां तक कोई डाउट है तो पूछ लीजिए कि हाँ जी मुझे ये डाउट है और मैं ये पूछना चाहता हूँ। कॉफी चाय पे कोई सवाल पूछना है, कुछ भी पूछना है तो पूछ लीजिए। चलिए एक सवाल देख लीजिए और लास्ट सवाल होगा आज की क्लास का।
एक व्यक्ति 30% डोनेट करता है अपनी वेल्थ का, और 30% और 25% ऑफ द रिमेनिंग वो अपनी वाइफ और सन को दे देता है। शेष राशि का 30 और 25%। बाकी धनराशि अब शेष का नहीं देता है 30%। ऐसा नहीं बोला कि पहले पत्नी को दे दिया फिर शेष का 25%, नहीं। टोटल जो रिमेनिंग था उसी का 30 और 25 पत्नी और बेटे को दिया है। बाकी धनराशि वे अपनी 3 बेटियों के बीच बांटता है, उसकी समान रूप से बांटता है। उसकी बेटियों में से एक को 42 लाख रुपए मिलते हैं। तो उस आदमी की कुल संपत्ति कितनी थी लाखों में? भाई ये तो अरबपति है, ये तो अरबपति है। मुझे खुशी मिलती है आपका वीडियो दिखाने में सबको। मैं आपका एक सच्चा स्टूडेंट हूँ। थैंक यू जीना जी। जीना बहुत बहुत धन्यवाद। जीना तुम उड़ीसा से हो जीना। देखो भाई, इस सवाल में भी हम आराम आराम से चल सकते हैं। हम सीधे कह सकते हैं कि भाई 100% एक आदमी अगर कमाता है तो उसने क्या किया कि 30% तो अलग रखा, 30% उसने एक संस्थान को दान दे दिया। अब बचा शेष राशि 70%। इसने बोला है कि उस 70 का 30% पत्नी को प्लस 25% बेटे को, 70 का, समझना बात को ध्यान से, 70 का। फिर मैंने कहा कि अगर 70 का 30 और 25 आपने ले लिया, समझना बात को, 70 का आपने कितना ले लिया 30% और 25%, यानी 70 का कितना ले लिया 55। तो 70 का 45% बच गया। 70 का 45% का लिख लेना है। उस 45 में इसने सबको 15-15% तीनों बेटियों को दिया है। दे दिया, दिया। तो मैं ये कह रहा हूं दोस्त कि 70 का 45% होगा कितना, कोई बता सकता है? 70 का 45% होगा कितना? आप ये 15-15 नहीं भी लिखो, पहले इतना लिख लो कि 70 का 45% कितना होगा। तो आप कहेंगे जी 45 गुणा 0.7, ये सही है। 45 गुणा 0.7, तो एक लड़की को कितना मिलेगा 15 गुणा 0.7, और इसकी वैल्यू सवाल में 42 लाख रुपए, और हमसे 100 की पूछ रहा है, इसकी आय पूछ रहा है। तो भाई 7 छिंग 42 और पॉइंट हटा के 0 अलग से आ गई, एक की वैल्यू 4 आ गई। 100 की पूछ रहा है 400, तो कितने लाख होंगे 400 लाख। 2 पैसे का सवाल था। कितने पैसे का सवाल था? 2 पैसे का। बस सर और 5 वीडियो देखनी है, फिर मैं भी लाइव क्लास देखूंगा। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर, बहुत ही अद्भुत। देखिए मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कहा 100% टोटल आया है, 30 इसका ये, 70 ये, तो यहाँ ये कितना हो गया 55%। मैंने निकाला भी नहीं, लोग निकालेंगे 55 बेवकूफ, नहीं, मैंने कहा कि 55 ये है तो 45 ये हो गया 70 का। 70 का 45 निकाला तो 45 गुणा 0.7 आ गया। 3 पार्ट किए तो 15 गुणा 0.7 एक लड़की को मिलेगा। उसकी वैल्यू 42 लाख है, तो 100 की कितनी आ गई 400। ये इस सवाल का उत्तर है। चलिए अगली मुलाकात होगी आपसे कल शाम को 6:30 बजे ज्योमेट्री की क्लास में, जहां पे हम ट्राइंगल क्या होता है, एक्सटीरियर एंगल क्या है, ये सब क्या है, ये छोटी छोटी चीजें जानेंगे, और 31 सवाल में खत्म करेंगे कल की क्लास को। तो किसी को डाउट है या कुछ पूछना है तो वो पूछ सकता है। अभी के लिए इतना ही, अगली मुलाकात फिर होगी कल, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, बाय, टेक केयर, गुड नाइट।